बीए द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र में आज हम लोग राष्ट्र का स्वरूप, ये निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा रचित है, उस पर हम विचार करते हैं। इससे पहले हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को एवं देहावसान 26 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ। साहित्य, संस्कृत, पुरातत्व और इतिहास के अप्रतिम अध्येता वासुदेव शरण अग्रवाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। 1946 से लेकर 1951 ईस्वी तक उन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार बड़ी सफलता और प्रतिष्ठा के साथ निष्पन्न किया। 1951 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल की नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर के पद पर हुई। इनकी रचनाओं में पृथ्वी पुत्र जो निबंध संग्रह है उसी से लिया गया अंश है, राष्ट्र का स्वरूप, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, कल्पलता, कादम्बरी, उरु ज्योति, भारत की मौलिक एकता आदि है। शोध के रूप में पाणिनि कालीन भारतवर्ष और संपादन के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का संजीवनी भाष्य, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रमुख है। वे भारत की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति के कण कण से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में लिखा है। राष्ट्र का स्वरूप एक गंभीर और सांस्कृतिक निबंध है, जिसमें उन्होंने राष्ट्र के स्वरूप को सर्वथा नई दृष्टि से परिभाषित किया है। इसे हम विचारात्मक निबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। इस निबंध में निबंधकार ने राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण 3 तत्वों से माना है: पृथ्वी अर्थात भूमि, जन अर्थात मनुष्य और संस्कृत। राष्ट्र का स्वरूप निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र शीर्षक निबंध से संकलित है। पहला तत्व जो है भूमि, निबंधकार ने राष्ट्र निर्माण हेतु सबसे पहला आवश्यक तत्व भूमि को माना है। पृथ्वी वास्तव में हमारी माता है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है, इसी से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। भूमि अनंत काल से है और ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण देवों ने किया है, इसलिए हर देशवासी का परम कर्तव्य है कि वे अपने राष्ट्र के उत्थान, सौंदर्य एवं समृद्धि हेतु तत्पर रहे। हमारी पृथ्वी ही हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न करने वाली है, अतः हमारे हृदय में जितना अपनी धरती के प्रति प्रेम होगा, हमारी राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही गहरी होंगी और राष्ट्र के संबंध में हमारी अवधारणा भी उतनी ही मजबूत होगी। निबंधकार ने बताया है कि धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि वह अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। इसी से हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है। पृथ्वी पर स्थित पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां तथा धरातल के ऊपर निश्चित दूरी तक उन्मुक्त आकाश भी शामिल है। इस प्रकार यह धरती हमें हर तरह से पालती पोसती है। हम इसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। अतः पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। दूसरा जो बिंदु है वो है जन, मनुष्य। निबंधकार ने भूमि के पश्चात इस पर निवास करने वाले जन, मनुष्य, राष्ट्र के विकास हेतु दूसरा आवश्यक तत्व है। क्योंकि इसके बिना राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जन और पृथ्वी का सम्मिलित रूप ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करता है। जन के कारण ही राष्ट्र की अवधारणा संभव होती है और पृथ्वी माता कहलाने योग्य बनती है। इसलिए कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहं पृथ्व्या।
पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी भी उस पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से चाहती है। उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। इसलिए धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों से संबंध रखते हों, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। धरती पर सब जातियों के लिए एक समान छत्र है। इसलिए सभी मनुष्यों को देश की प्रगति और उन्नति करने का एक समान अधिकार है। किसी एक जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः सभी को एक समान रूप से प्रगति और उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर तथा संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। इस प्रकार समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। तीसरा जो बिंदु इन्होंने लिया है संस्कृति। निबंधकार का मानना है कि यह संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ संस्कृति का विकास करती है। इस प्रकार प्रत्येक जन अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। अनेक संस्कृतियों के एक साथ रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारा का स्रोत है तथा इसी से राष्ट्रीयता को बल मिलता है। रचनाकार का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इसलिए अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपराओं, रीति रिवाजों को बोझ न समझकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। संस्कृत को भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर ही राष्ट्र का स्वाभाविक विकास संभव है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भूमि, जन और संस्कृति के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है। इसलिए हमें बिना किसी भेदभाव के अपनी संस्कृति को अपने कर्म, आचार, विचार से गौरवान्वित करते हुए आज की परिस्थितियों के मध्य अपने राष्ट्र को सबल बनाना चाहिए।